नमस्कार। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, अध्याय 10, जो जमीन की नीलामी और वसूली से जुड़ा है। चाहे आप आरजीएस की तैयारी कर रहे हों या वकालत की प्रैक्टिस में हो, ये प्रावधान आपके काम में रोज आएंगे। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस में सबसे आम मामलों में से एक किसान है जिसने केसीसी पर लोन लिया लेकिन किसी वजह से चुका नहीं पाया और अब बैंक कहता है कि हम आपकी जमीन नीलाम कर देंगे। ये सवाल सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये किसी की पूरी जिंदगी की कमाई, उसकी पहचान का सवाल है। तो क्या बैंक वाकई ऐसा कर सकता है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। और इस बड़ी कानूनी गुत्थी की चाबी हमें मिलती है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में। देखिए, ये कानून सिर्फ सरकार के लगान वसूलने के लिए नहीं बना है। इसके अंदर कुछ ऐसी धाराएं हैं जो सरकार को और सरकार के जरिए दूसरी संस्थाओं को बहुत बड़ी शक्तियां देती हैं। तो चलिए इन शक्तियों को परत दर परत खोलते हैं। उस केसीसी वाले सवाल पर वापस आने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर किसी की अचल संपत्ति यानी जमीन नीलाम होती कैसे है। क्योंकि याद रखिए, कानून प्रक्रिया पर चलता है और प्रक्रिया में हुई एक छोटी सी गलती भी आपके क्लाइंट के लिए केस जीतने का सबसे बड़ा आधार बन सकती है। तो ये है पूरा सफर एक जमीन की नीलामी का। सबसे पहले एक कुर्की का आदेश आता है, मतलब जमीन को कानूनी तौर पर अटैच कर लिया जाता है। फिर होती है नीलामी की उद्घोषणा, यानी सबको बताया जाता है कि भाई ये जमीन बिकने वाली है। उसके बाद नीलामी होती है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे एक तय रकम जमा करानी होती है और आखिर में जाकर कहीं बिक्री की पुष्टि होती है। हर एक स्टेप अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया है और यहीं पर एक वकील की नजर होनी चाहिए। अब ये जो उद्घोषणा है ना, धारा 245 के तहत, इसे आप किसी भी नीलामी की बुनियाद समझिए। इसकी अहमियत इतनी है कि अगर इसमें कोई भी बड़ी गलती हो गई, मान लीजिए जमीन का खसरा नंबर गलत है या नीलामी की जगह और समय ही सही नहीं लिखा, तो पूरी की पूरी नीलामी की इमारत ही ढह सकती है। ये पहला पॉइंट है जहां एक वकील को बहुत ध्यान देना होता है। अच्छा, तो क्या हर छोटी मोटी गलती पर नीलामी रद्द हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इस मामले में बहुत सख्त है। धारा 250 और 251 कहती हैं कि नीलामी को रद्द करवाने के लिए आपको दो बातें साबित करनी होंगी। पहली, कि प्रक्रिया में कोई सारभूत अनियमितता यानी मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, और दूसरी, कि उस अनियमितता की वजह से आपको सारभूत हानि यानी सब्सटैंशियल इंजरी हुई है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि गलती हुई, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि उस गलती से आपको सीधा सीधा बड़ा नुकसान हुआ है। अब हम आते हैं इस पूरे अधिनियम के सबसे चर्चित, सबसे शक्तिशाली और मैं कहूँगा सबसे खतरनाक प्रावधान पर, धारा 256। मैंने इसे ब्रह्मास्त्र का नाम दिया है क्योंकि ये राज्य को वसूली का एक ऐसा अचूक हथियार देती है जिसका इस्तेमाल बहुत व्यापक है। इसको समझना प्रैक्टिस के लिए बेहद जरूरी है। धारा 256 एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी सिद्धांत पर काम करती है जिसे हम लीगल फिक्शन कहते हैं। लीगल फिक्शन का मतलब है कि कानून एक ऐसी बात को सच मान लेता है जो असल में सच नहीं है। यहाँ कानून क्या कहता है? वो कहता है, चलो मान लेते हैं कि बैंक का जो लोन है वो बैंक का लोन नहीं बल्कि सरकार का लगान है। और जैसे ही कानून ये मान लेता है, बैंक के उस लोन को वसूलने के लिए तहसीलदार को वो सारी शक्तियां मिल जाती हैं जो उसे सरकारी लगान वसूलने के लिए मिलती हैं। यह है इस धारा का असली खेल। ये टेबल देखिए, ये इस बात को और भी साफ कर देगा। एक तरफ है सरकार का अपना टैक्स यानी भू राजस्व और दूसरी तरफ है दूसरे बकाये जैसे बैंक का लोन। प्रकृति में दोनों अलग हैं, लेकिन धारा 256 एक ब्रिज का काम करती है और बैंक के लोन को भी भू राजस्व जितनी ही ताकत से वसूलने का रास्ता खोल देती है। तो इस ब्रह्मास्त्र की मार कहाँ तक है? देखिए, इसका दायरा कितना बड़ा है। सिर्फ केसीसी लोन ही नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्ज हो, पंचायत का कोई टैक्स हो या किसी और सरकारी विभाग का पैसा, सब कुछ इस धारा के तहत भू राजस्व की तरह वसूला जा सकता है। इसीलिए ये धारा इतनी महत्वपूर्ण है। चलिए अब वापस कोर्ट रूम में चलते हैं। आप उस किसान के वकील हैं, आपने कानून समझ लिया। अब आपकी रणनीति क्या होगी? आप इस कानूनी चक्रव्यूह को भेदेंगे कैसे? ये है वो कानूनी तर्क जो आपके तर्कश के तीर हैं। आपको इन्हीं में से कोई एक या ज्यादा इस्तेमाल करने होंगे। क्या प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी है?
क्या उद्घोषणा गलत थी? क्या बैंक ने जो रिकवरी सर्टिफिकेट तहसीलदार को भेजा है वो कानूनी तौर पर सही है? या फिर क्या तहसीलदार को उस मामले में कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था? हर सवाल एक संभावित बचाव का रास्ता है। तो आइए इस ज्ञान को अब सीधे उस केसीसी वाले केस पर लागू करते हैं। आपके सामने एक किसान बैठा है, उसकी जमीन नीलाम होने जा रही है। पहला कदम क्या होगा? एक अच्छे वकील का काम यहाँ एक जासूस की तरह होता है। वो पूरी फाइल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेगा। सबसे पहले वो ढूंढेगा सारभूत अनियमितता। वो देखेगा कि क्या नीलामी का नोटिस कानून के हिसाब से तामील हुआ, क्या उसे सही तरीके से किसान को दिया गया, क्या उद्घोषणा में यानी नीलामी के इश्तिहार में जमीन का पूरा और सही विवरण था। अक्सर केस इन्हीं छोटी छोटी दिखने वाली लेकिन कानूनी रूप से बहुत बड़ी चूकों पर जीते जाते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक और किरदार है, वो व्यक्ति जो नीलामी में जमीन खरीदता है। उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है, ये जानना भी जरूरी है। ये बहुत ही अहम बात है, खासकर खरीदार के लिए। धारा 253 के मुताबिक जब कोई नीलामी में जमीन खरीदता है तो उसे वो संपत्ति पुराने सभी कर्जों और भारों से मुक्त होकर मिलती है। मतलब अगर उस जमीन पर पहले से कोई और लोन भी था तो नए मालिक को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे एक क्लियर टाइटल मिलता है। हाँ, लेकिन भविष्य में उस जमीन पर लगने वाला सरकारी लगान उसे ही चुकाना होगा। तो चलिए अब तक की हमारी इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं और फिर देखते हैं कि आरजेएस परीक्षा में यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन 4 बातों को जरूर लिख लीजिए। पहला, नीलामी एक आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। दूसरा, धारा 256 एक असाधारण शक्ति है। तीसरा, नीलामी को रद्द करवाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए सख्त आधार चाहिए। और चौथा, नीलामी में खरीदने वाले को भार मुक्त संपत्ति मिलती है। ये इस पूरी चर्चा का सार है। ये सवाल आरजेएस मेंस में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसका जवाब लिखते समय आपको धारा 250 और 251 को आधार बनाना है और सारभूत अनियमितता और सारभूत हानि के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाना है, हो सके तो किसी केस लॉ के साथ। और ये है प्रीलिम्स का एक क्लासिक सवाल, बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट। आज की हमारी पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु था, ये सवाल वहीं से है और मुझे यकीन है कि इसका जवाब अब हम सबको पता है। सही जवाब है सी, धारा 256। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। धारा 256 जो बैंकों और दूसरी संस्थाओं को राज्य की वसूली की ताकत देती है, क्या ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक जरूरी कानूनी औजार है, या फिर ये उस आम नागरिक पर एक अतिरिक्त बोझ है जो पहले से ही मुश्किल में है? ये कानून और न्याय के बीच का एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।